बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 6 स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड्स और इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स जो है वो आज मैं करने वाली हूँ। वीडियो अगर थोड़ी सी लंबी हो जाए तो प्लीज़ इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये सब आपके लिए ही बनाया जा रहा होता है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो मेरे पास है कि यूनिट सेल जो है वो क्या होता है, और इसके साथ साथ ये क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है तो इसमें इसने आपसे कहा है कि जो एक्सियल डिस्टेंस होते हैं आपने ये भी बताने हैं और जो एक्सियल एंगल्स होते हैं ये भी आपको बताने हैं। तो सबसे पहले तो मार्किंग कर लीजिए। देखिए यूनिट सेल की आपने हेडिंग डालनी है, यहाँ से पहले मार्क करना है स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर पार्टिकल से लेके यूनिट सेल तक। उसके बाद आपने ये वाली डेफिनेशन मार्क करनी है, यहाँ से स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न से लेके यूनिट सेल्स तक। फिर पैराग्राफ आपने चेंज करना है और इसके बाद द शेप ऑफ यूनिट सेल्स से लेके आपने ये गामा तक यहाँ पे मार्क करना है और ये वाली डायग्राम आपको बनानी है। ठीक है, तो ये तो हो गई मार्किंग। अब तेज़ी से समझ लीजिए ये होता क्या है। एक्चुअल में यूनिट सेल क्या होता है कि एक छोटा सा रिपीटिंग पैटर्न होता है जो किसी भी स्ट्रक्चर में बार बार रिपीट होता है, जिसकी वजह से वो एक लैटिस फॉर्म कर देता है। वो जो छोटा सा रिपीटिंग पैटर्न है इसको यूनिट सेल कहा जाता है। जैसे इस डायग्राम में देखिएगा कि इसमें बहुत सारे आपको रिपीटिंग पैटर्न नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर आप एक पैटर्न देखेंगे तो इस तरीके से कुछ क्यूब टाइप का स्ट्रक्चर जो है वो आपको नज़र आएगा। अब आ जाते हैं हम इस पे कि ये एक्सल डिस्टेंस और जो एक्सल एंगल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो इस बात को समझ लीजिए कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक यूनिट सेल है। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखिए इसमें 3 एक्सल डिस्टेंसेज हैं जो कि ए, बी और सी हैं। ये कौन कौन से डिस्टेंस हैं ये देखिए, आपको मार्क किया हुआ दिख रहा होगा। सबसे पहले तो 3 एक्सिस देख लीजिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये इसका जी एक्सिस है। अब ये जो एक्स एक्सिस के ऊपर आपका ये समझ लीजिए कि जो डिस्टेंस होता है वो कौन सा वाला कहला रहा है, ए। इसी तरीके से जो आपके पास वाई वाला एक्सिस है इसमें आपका जो डिस्टेंस कहला रहा है वो कहला रहा है बी, फर्ज कर लीजिए। और जो जी एक्सिस है आपका ये कहला रहा है सी। अक्सर बच्चे वाई और जी में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो नो मैटर, इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहें तो वाई को ऊपर रख सकते हैं और जी को नीचे भी रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आपने इसके 3 सबसे पहले तो एक्सल डिस्टेंस कर ली। ये कौन कौन से, ए, बी और सी, जो ब्लैक कलर के फॉन्ट में आपको यहाँ प्रॉपर दिख रहे होंगे। उसके बाद इसके 3 ही एंगल होंगे। जो पहला एंगल होगा आपका, इसको देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है अल्फ़ा, बीटा और गामा रेड कलर के फॉन्ट में। तो जो पहला एंगल है वो इन बिटवीन बी एंड सी बन रहा है। ठीक है, बी और सी के बीच में जो एंगल है वो आपका कौन सा एंगल है, अल्फ़ा। इसी तरीके से यहाँ पे देखें आप, ए और सी इनके बीच में जो एंगल बन रहा है ये है आपका बीटा, और ए और बी ये लास्ट बचा है आपके पास, इसमें जो एंगल बन रहा है ये है गामा। तो इसका मतलब किस्सा मुख्तसर आपके पास 3 एक्सल डिस्टेंसेस हो गए, ए, बी और सी, और 3 एक्सल एंगल्स बन गए जो क्या कहलाए, अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो ये पूरा क्वेश्चन जो मैंने मार्क करा है ये आप लिखोगे एज इट इज़ और ये वाली डायग्राम लेबलिंग के साथ बनाओगे। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन जो पहला वाला है ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। अब जो दूसरा क्वेश्चन है इसकी तरफ बढ़ते हैं हम। इसने आपसे पूछा है कि जो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है इसको थोड़ा सा डिफाइन करिए और साथ में आपने सोडियम आयन और क्लोराइड आयन की जो कैलकुलेशन है वो भी इसमें बतानी है कि यूनिट सेल में कितने सोडियम और कितने क्लोराइड आयन्स जो हैं वो किस रेशो से कैसे अरेंज होंगे। तो ये भी आपको यही पेज 133 पे मिल जाएगा इसका पहला पार्ट। सबसे पहले आप यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है इसकी हेडिंग पुट करेंगे, यहाँ से लिखेंगे इन क्रिस्टलोग्राफिक व्यूज से लेके क्लोराइड क्रिस्टल इज 12। ठीक है, अब इसको देखिए असल में होता क्या है कि जब आप क्रिस्टलोग्राफिक व्यू लेते हैं यानी कि जो इस क्रिस्टल है इसकी स्टडी करते हैं तो आपको पता चलता है कि हर सोडियम आयन जो है वो 6 साइडेड से क्लोराइड आयन्स के साथ क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। इसी तरीके से हर क्लोराइड आयन जो है वो दूसरे सोडियम के साथ 6 साइड्स के साथ कंबाइन हो रहा है। तो इस तरीके से एक आयनिक अरेंजमेंट बन जाती है। और इस तरह अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करें तो क्योंकि सोडियम 6 क्लोराइड के साथ अटैच है और जो क्लोराइड है वो भी 6 सोडियम के साथ अटैच है, तो जो टोटल नंबर कोऑर्डिनेशन का हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब हम इसे कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे, इसके लिए आप बिल्कुल नेक्स्ट पेज जो है इसकी तरफ मूव करें, पेज नंबर 134 पर। पेज नंबर 134 पर आप आ जाएंगे। सबसे पहले ना मैं मार्किंग करा दूं आपको, फिर देख लेंगे आप मेरे हाथ में क्यूब भी मौजूद है, इसमें से मैं आपको सिखाती हूँ कि किस तरीके से फेजेस और सेंटर्स जो है इसको कैलकुलेट करेंगे। तो पहले आप हेडिंग डालेंगे क्लोराइड आयन डिटर्मिनेशन, यहाँ से मार्क करेंगे 8 क्लोराइड आयन से लेकर पूरा यहाँ तक 4 तक। उसके बाद सोडियम आयन डिटर्मिनेशन करेंगे और 12 एजेस से लेकर यहाँ 4 तक मार्क करेंगे। क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा आपका। आप इसको ज़रा स्पीड में समझ लीजिए। होता क्या है कि 8 क्लोराइड आयन्स जो वो लोकेटेड होते हैं 8 कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब पर। अभी 8 कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब कैसे आएंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए 1 2 3 4 और जो बैक की साइड है यहाँ के 4। ठीक है, तो यहाँ के 4 और यहाँ 4 कुल मिला के कितने हो जाते हैं, 8 कॉर्नर्स। उसके बाद इसने कहा 6 फेसेस। 6 फेसेस कैसे होंगे, यहाँ देखिएगा 1 2
3, 4, 5 और ये पीछे बैक पे 6, टोटल 6 स्पेसेस हैं इसके, ठीक है। तो अब होता क्या है कि आपके पास हर क्लोराइड आयन किस तरीके से अटैच होता है कि इसने बताया आपको कि जो क्यूब होता है एक, इसको आप कंसीडर कर लीजिए, 8 क्लोराइड आइंस जो हैं वो इस तरीके से कॉर्नर्स पर अरेंज होंगे और 6 जो हैं वो फेसेस के ऊपर अरेंज होंगे, ठीक है। अच्छा, अब आप आ जाइए इस तरीके से कि फ़र्ज़ कर लिए अगर आपको एक यूनिट सेल के हिसाब से कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि तकरीबन 8 क्लोराइड आइंस जो हैं वो लोकेटेड होते हैं। तो अगर आप एक यूनिट सेल के एक कॉर्नर को पकड़ रहे हो तो 1/8 मल्टीप्लाई बाई 8 हो जाएगा। यानी अभी मैंने आपको बताया जिस तरीके से कि 8 साइड्स होती हैं और अगर एक यूनिट सेल को आप कंसीडर कर रहे हैं, एक के लिए निकाल लें, तो 1/8 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा। अब आपको किसके लिए कैलकुलेट करना है, फेसेस के लिए कैलकुलेट करना है। तो एज आई टोल्ड अर्लियर कि फेसेस कितने हैं, टोटल 6 फेसेस हैं और इसमें से हर क्लोराइड आयन जो है वो 2 तरीके से यानी 2 साइड से अटैच हो रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, हर आयन के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 6। तो 2 को 6 से कैंसिल करें, 3 हो जाएगा। अब एक 3 ये है आपके पास, एक है ये 1, इन दोनों को ऐड कर लीजिएगा। यानी जो फेस और कॉर्नर्स हैं इन दोनों पे जो क्लोराइड आइंस हैं आपने इनको ऐड कर लेना है। 3 + 1 कितने हो जाएंगे, 4। इसका मतलब आपके सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर में जो क्लोराइड आयन है एक यूनिट सेल में वो कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से आप आ जाए सोडियम आयन की डिटर्मिनेशन के लिए। यहाँ पे जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि क्यूब के कॉर्नर्स लेंगे तो यहाँ पे आप सोडियम आयन को अगर देखेंगे तो ये टोटल 12 एजेस में मौजूद होगा और हर फेस पे 4 होगा, ठीक है। तो अब ज़रा स्पीड में आपको बता दूं कि किस तरीके से होगा हर एज पे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि टोटल जो है वो 12 हैं और अगर एक यूनिट सेल के लिए निकालेंगे तो 1/4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, ये फिगर कैंसिल हो जाएगी, कितना आंसर आएगा आपके पास, 3। इसी तरीके से अगर फेसेस के लिए निकालेंगे तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर फेस पर किस तरीके से ये अरेंज होते हैं, ये 1/1 अरेंज होते हैं। तो हर फेस के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये टोटल 1 ही आ रहा है। अब 3 में 1 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 4। यानी सोडियम क्लोराइड को अगर आप अपने क्यूब के स्ट्रक्चर के हवाले से देखेंगे तो हर क्यूब के एक ये जो यूनिट सेल है इसमें 4 बचेगा आपका क्लोराइड आयन और 4 ही बचेगा आपका सोडियम आयन। ये एक कॉर्नर की बात हो रही है, ठीक है। इस तरीके से इसके बहुत सारे यूनिट सेल्स आपस में कंबाइन होते चले जाएंगे और मिलकर क्या बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है उसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको कि वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में ही एक काम तो इन्होंने आपसे पूछा था कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोराइड आयन की डिटर्मिनेशन कर लीजिए। इसके साथ साथ इन्होंने आपसे आयनिक सॉलिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ पूछी है। तो स्टूडेंट्स आपने करना क्या है, पेज 128 पर आइएगा, यहाँ एक छोटा सा एडअप करना है आपको, सम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक क्रिस्टल को काट के सॉलिड्स कर दीजिएगा और डिस्क्राइब्ड हियर। तो यहाँ पे तकरीबन 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, आप कोई से भी 4 लिख लीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जितने भी आयोनिक सॉलिड्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर हार्ड होते हैं, इसकी वजह क्या होती है, उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है। दूसरी बात, ये ब्रिटल होते हैं, इनको शैटर कर सकते हैं आप हैमरिंग करके यानी हथौड़ी मार के, ठीक है। इसके बाद इनमें हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, जाहिर सी बात है कि इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है, तो मेल्टिंग पॉइंट भी इसमें स्ट्रॉन्ग होगा। और लास्ट बचता है इसमें कि सॉल्युबल होते हैं वाटर में और जो भी पोलर सॉल्वेंट है उसमें भी ये इसी तरह से ईजिली डिज़ोल्व हो सकते हैं। आप चाहें तो पॉइंट नंबर 5 जो है उसको भी ऐड कर सकते हैं, इनमें से कोई एक पॉइंट स्किप करके, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप वहाँ पे, क्योंकि इन्होंने डायग्राम में आपसे क्या कहा था कि सोडियम क्लोराइड का कौन सा वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें अल्फ़ा बीटा गामा लाइन जो है बिल्कुल प्रॉपर है, तो बेहतर है कि आप वहीं पे वो वाला स्ट्रक्चर ही ड्रॉ कीजिएगा, यूनिट सेल का ये वाला बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसकी तरफ बढ़ रही हूँ, ये एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको कि ये क्या चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है कि मेटालिक सॉलिड्स क्या होते हैं और इसके साथ साथ ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से कंडक्ट करते हैं, ये वाली बात आपको बतानी है। सबसे पहले पेज 130 पर आ जाओ, आप बताओगे कि मेटालिक सॉलिड्स होता क्या, मार्क कर लीजिएगा इसको अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी से लेकर मेटालिक बॉन्ड तक। आपको इन शॉर्ट बता दूँ होता क्या है कि देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जितने भी मेटल्स होते हैं ना वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, तो वो ईजिली क्या करते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करेंगे, दे देंगे, गिव अप कर देंगे आसानी से। अब जब ये अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आसानी से किसी को भी दे देते हैं तो इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रह जाता है। होता क्या है कि जितने भी मेटल्स हैं, क्योंकि ये सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, आपस में क्लोज एक दूसरे से पैकेजिंग में होते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी वो ये कहती है कि पॉजिटिव चार्ज जब इसके ऊपर अटेन होता है और इलेक्ट्रॉन जब वो यहाँ से लूज हो जाता है तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है एक किस्म का क्लाउड सा बना लेता है जो कि पॉजिटिव चार्ज क्लाउड कहलाता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि ये अपने आप को 3 डायमेंशनल पैटर्न में कुछ इस तरीके से अटैच कर देते हैं कि एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन सा कुछ बन जाता है और इनमें
ख़ास किस्म की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डेवलप हो जाती है, जो किसके बीच में होती है, मेटल के कैटाइंस में और जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके क्लाउड में। तो इस तरीके की जो बॉन्डिंग होती है वो मेटालिक बॉन्डिंग कहलाती है और जिन स्ट्रक्चर्स में यानी जिन मेटल्स में ये पाई जाती है वो वाले स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं मेटेलिक सॉलिड्स। अब आ जाइए इस बात की तरफ कि कैसे ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। बिल्कुल नेक्स्ट पेज में इसके बारे में इन्होंने आपको बताया, वो भी मार्क कर लीजिए। पेज 131 पर आ जाओ सीधा। आप सबसे पहले एक पॉइंट लिख लीजिएगा, मेटेलिक सॉलिड्स आर आइडेंटिफाई बाय देयर मेलिबिलिटी एंड डक्टाइलिटी। ये वाले पॉइंट जो है ना वो लिखना इसलिए ज़रूरी होता है कि मेटल का खास पॉइंट होता है कि इसमें मेलिएबल एंड डक्टाइल प्रॉपर्टी होती है। अब आ जाए उस वाली बात की तरफ कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को कंडक्ट करते हैं। ये बातें इन 2 पॉइंट्स में लिखी हुई है, इसको आपने एज इट इज़ लिख देना है। तो पॉइंट नंबर 2 को स्किप कीजिएगा, 1 को, 3 को और 4 को कीजिएगा। इसमें क्या बातें लिखी हुई ये मैं आपको पूरा बता देती हूँ। ये कहता है कि इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इस वजह से होती है क्योंकि इसमें जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनकी फ्री मूवमेंट होती है। देखिए आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा कि डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, ये जो रेड से कलर में है। तो क्योंकि इनकी बिल्कुल फ्रीली मूवमेंट है इसी वजह से आसानी से क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। अब दूसरी बात क्या आती है कि ये हीट के भी गुड कंडक्टर होते हैं। इसकी वजह क्या होती है कि जब भी आप किसी रॉड को एक साइड से हीट करते हो तो विद इन अ मिनट आप देखते हो कि आहिस्ता आहिस्ता जो एंडिंग साइड है वहाँ पर भी जो रॉड की हीटनेस है वो फील होने लगती है। इसकी वजह क्या होती है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगेन ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है जिस तरीके से ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से ये टेम्परेचर सेंसिटिव भी होते हैं। ये हीट को भी क्या करते हैं, आसानी से कंडक्ट कर लेते हैं और एक जगह से लेके दूसरी जगह फ्रीली मूव करते हैं। तो इसीलिए अगर वन साइड जो है वो हीट अप हो रहा होगा तो मेटल के एंड तक, उसके कॉर्नर तक जो है वो हीट ट्रांसफ़र हो जाती है और दैट इज़ वाई दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो इसको मार्क करा रही हूँ मैं कि वो किधर मौजूद है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, पेज नंबर 126 पर आ जाइएगा। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पॉलीमॉर्फिज्म और एलोट्रोपिक जो मॉर्फोलॉजी होती है इसमें क्या डिफरेंसेस के साथ साथ इसने आपसे पूछा है कि इसको आपने एक्सप्लेन भी करना है। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, पहले आप पहला वाला जो उसको बताओगे फिर दूसरा बताओगे, इस तरीके से होगा। तो पॉलीमॉर्फिज्म में आ जाइएगा। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए, मार्क कर लीजिए। फिनोमिना से लेकर आपने ये पॉलीमॉर्फिज्म तक लिखना है। उसके बाद केमिकल नेचर से लेकर यहाँ डिफरेंट तक लिखना है और फॉर एग्जाम्पल से लेकर क्रिस्टल स्ट्रक्चर तक ही लिखना है। इस वाली बात में बोला क्या गया है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको समझाया था कि होता क्या है कि जब मुख्तलिफ टेम्परेचर और कंडीशंस में कोई एक सब्सटेंस है वो अलग अलग हालतों में पाया जाने लगे, यानी उसकी एक से ज़्यादा फॉर्म्स मिल जाएं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एक से ज़्यादा मिल जाए, सब्सटेंस एक ही हो लेकिन टेम्परेचर है या प्रेशर है या इस तरह की कंडीशन की वजह से उसकी अलग अलग शक्ल हो, तो इस चीज़ को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। इसने आपको एक एग्जाम्पल दी है और आपको ये बताया कि इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, हार्डनेस है, थर्मल कंडक्टिविटी वगैरह है, ये सब तो डिफरेंट होगी लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम आएगी। इसकी एग्जांपल क्या है कि आपके पास होता है कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम आमतौर पे लाइम कहते हैं। अब ये दो अलग अलग क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है। पहली कहलाती है कैल्साइट, इसमें ट्राइगोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा। दूसरी कहलाती है आर्गोनाइट, इसमें आपका ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा। ये बात किसकी हो गई, पॉलीमॉर्फिज्म की। अब मैं आपको बताती हूँ एलोट्रॉपी क्या होती है। पेज नंबर 127 पर आ जाओ आप सीधा। देखें वेयर एस करके आपने जो मैंने मार्क कराया था ना अभी पहले पूरा आपको पॉलीमॉर्फिज्म, उसको पूरा लिखने के बाद आपने लिखना है वेयर एस। उसके बाद एलोट्रॉपी देखें यहाँ से लेके आपने यहाँ हेक्सागोनल तक मार्क करनी है। और इसमें अब इसने क्या बात बताई ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। होता क्या है कि एलोट्रॉपी हमेशा उस वक्त आपको कहीं पर भी मिलेगी जब कोई एलिमेंट आपका प्योर शक्ल में होगा, प्योर एलिमेंट होगा और वो एक से ज़्यादा कंडीशंस में मिल रहा हो आपको, एक से ज़्यादा क्रिस्टल स्ट्रक्चर या एक से ज़्यादा हालतों में मिल रहा हो, तो ये चीज़ कहलाती है एलोट्रॉपी। अब इसकी मिसाल क्या है, फॉर एग्जांपल आपके पास है कार्बन। कार्बन एक प्योर एलिमेंट है, वो कोई सब्सटेंस या कंपाउंड नहीं है, ठीक है। अब कार्बन जो है वो उसकी दो अलग अलग एलोट्रॉपिक फॉर्म होती है, एक कहलाती है डायमंड, दूसरी कहलाती है ग्रेफाइट। डायमंड का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो वो कैसा होता है, वो क्यूबिक ज्योमेट्री होती है उसकी, जबकि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखोगे तो वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो जो फ़र्क हुआ मेन वो क्या हुआ कि जो पॉलीमॉर्फिज्म है इसमें सब्सटेंस की डिफरेंट हालतें हैं, इसमें केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है। एलोट्रॉपी में जो प्योर एलिमेंट्स हैं हम उसके ऊपर बात करें, जैसे कि मैंने आपको मिसाल दी कार्बन है, या इसी तरीके से दूसरी मिसाल आपके पास सल्फ़र की भी है, ये एलिमेंट्स हैं। अगर इसमें भी डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑब्जर्व हो रहे हैं जिसमें केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है लेकिन फिजिकल नेचर अलग है, तो ये चीज़ क्या कहलाएगी आपकी एलोट्रॉपिक, ठीक है। तो आई होप सो कि ये बात आपको समझ में आई गई होगी। पहले आपने पॉलीमॉर्फिज्म पूरा लिखना है, फिर वेयर एस करके एलोट्रॉपी पूरा बताना है, तो आपका ये वाला
वाला जो क्वेश्चन लॉन्ग है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें एग्जाम्पल भी मौजूद है कार्बन और ग्रेफाइट की, जबकि पॉलीमॉर्फिज्म में कैल्शियम कार्बोनेट को लेकर हमने एग्जाम्पल जो वो पुट अप कर दी थी। लास्ट क्वेश्चन जो है वो इसकी तरफ बढ़ रही हूँ मैं, इसको भी देख लीजिए कहाँ से लिखना है आपने। लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसने आपसे पूछा है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं, और इसके साथ साथ इसने आपसे ये भी पूछा है कि क्यों ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं इनकी डेंसिटी या इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, और उसके साथ साथ ये थोड़े से पुअर कंडक्टर होते हैं कंपैरेटिवली आयनिक सॉलिड्स के मुकाबले में। अब इसकी वजह क्या होती है आप देख लीजिए ध्यान से, पेज 132 पर आपको मिलेगा मॉलिक्यूलर सॉलिड। मार्क करवा दूँगी सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसमें आपने एक करेक्शन करनी है, जहाँ पे लिखा हुआ ना इन दीज सॉलिड्स, इसकी जगह आपने लिखना है इन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, बाकी सारा काम एज इट इज़ करना है। होता क्या है स्टूडेंट्स के जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं ना, इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें आमतौर पर वीक कह लीजिए कि बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से वो इन तीनों में से किसी एक किस्म की जो कह लीजिए कि बॉन्डिंग है वो करते हैं। या तो वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन करते हैं, या वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, या फिर वो लंडन फोर्सेस जो हैं उसके ज़रिए आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। आपको अच्छी तरीके से पता है कि इस तरह की जो बॉन्डिंग होती है वो आयोनिक या कोवेलेंट बॉन्डिंग के मुकाबले में बहुत वीक होती है। तो क्योंकि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होती हैं, इस तरह की कोई एक बॉन्डिंग इसमें पाई जाएगी। तो इसी वजह से होता क्या है कि जब ये फॉर्म करते हैं ना मॉलिक्यूलर सॉलिड अपने क्रिस्टल्स, तो इनमें जो स्पेस है ये नॉर्मल सॉलिड्स के मुकाबले में इतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं होता, इनमें थोड़े से गैप रह जाते हैं। इसकी वजह से इनका जो टेम्परेचर है वो क्या होता है वो भी ड्रॉप हो जाता है। इसी तरीके से इनकी जो डेंसिटी है वो भी कम हो जाएगी, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी कम हो जाएगा। और इसी वजह से क्योंकि इनकी बिल्कुल क्लोज्ड पैकिंग नहीं होती है और इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स है इनकी भी मूवमेंट नहीं होती है कुछ पॉसिबल, तो ये बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो आई होप सो कि आज की इस वीडियो में आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आपको समझ में आ गए होंगे, मार्क भी मैंने करवा दिए हैं। इसके बावजूद अगर कोई बात क्लियर नहीं हुई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आपने इसको मेंशन करना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।